Hello students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our 7th chapter of class 7 which is about nutrition in plants. So today students, we have to discuss the mode of nutrition, how the different types of plants will take their nutrition among them and how do they get energy for the various activities or the life processes which occur among them. Okay, chalo. So let's begin our chapter with some introductory lines. See, as we all know that every living organism requires what? Nutrition. हम सभी की बॉडी में, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में कुछ बेसिक प्रोसेसेस होते हैं जैसे कि रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, है ना, और ये जरूरी भी है हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, है ना। तो इन सभी लाइन प्रोसेस को कैरी करने के लिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक डेली सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, जो एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। कौन सा फूड? जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, राइट। चलो, सो दैट मीन्स व्हाट कि फूड के अंदर कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, है ना, फॉर द वेरियस प्रोसेसेस व्हिच अकर इन आवर लाइफ और डे टू डे एक्टिविटीज, and those substances which are there in the food which provide basic necessities or the new replenishment or nourishment to our body, those substances are known as nutrients. Okay, चलो, और जो प्रोसेस होता है ऑफ टेकिंग इन फूड, फूड को टेक करने का और उसको यूज करने का टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन प्रोसेस। ओके, न्यूट्रिशन स्टूडेंट दो टाइप्स का होता है। नंबर 1 है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकंड इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं स्टूडेंट, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं या ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन चलता है। और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड द ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन चलता है, दोज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। फॉर एन एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं या फिर प्रोड्यूसर्स भी हम उन्हें कह सकते हैं। Okay, see, so as they can make their own food with the help of some non-living factors of the environment, अपने environment के कुछ non-living factors से use करके green plants अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे? green plants क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं एयर से, वाटर एंड मिनरल्स उनको मिलता है सॉइल से। सॉइल में कौन सा रूट वाला पार्ट होता है जो सॉइल में से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है फॉर द प्लांट। ठीक, फिर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। कहाँ प्रेजेंट होता है? वो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसका पहला काम है लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करना, और सेकंड काम क्या है कि सन की जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करना, क्योंकि सनलाइट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग व्हिच टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स। ठीक है, उसके लिए सनलाइट भी बहुत जरूरी है। सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है? कि ग्रीन कलर का पिगमेंट जो क्लोरोफिल कहलाता है, ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये एनर्जी को ट्रैप करता है फ्रॉम द सनलाइट। एंड दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग सिंपल सब्सटेंसेस फ्रॉम द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन जहां पे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं इन सिंपल सब्सटेंसेस को यूज करके, इसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जहां पे फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। ठीक है, अब कुछ और चीजें हमको फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग गिवन है, जैसे कि अब सबसे पहले द मटेरियल्स नेसेसरी टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्या क्या मटेरियल्स की, ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और द फोटोसिंथेसिस। नंबर 1 इज क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल अभी मैंने आपको बताया क्या है। तो ग्रीन लीव्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये फूड मेकिंग प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है? लीव्स के अंदर ही होता है। लीव्स में क्या प्रेजेंट है? ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना। जो ग्रीन कलर है लीव्स का वो इसी पिगमेंट की वजह से होता है। ठीक, नेक्स्ट, द सेल्स ऑफ ग्रीन लीव्स एंड यंग स्टेम्स हैव सेवरल ग्रीन स्ट्रक्चर्स फॉर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। यानी कि जो ग्रीन लीव्स हैं, जो यंग स्टेम्स होती हैं हमारे प्लांट्स की, उनके सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्रीन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। ठीक है, चलो, नाउ नेक्स्ट इज लाइट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। दूसरा क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए? सनलाइट की जरूरत होती है, लाइट एनर्जी की जरूरत होती है जो कि सनलाइट से मिलती है। एज वी ऑल नो कि सन क्या है? इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी।
तो क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल इसी नाइट एनर्जी को ट्रैप करता है सन से, है ना, और उसको यूज किया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ नेक्स्ट इज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। अब सॉइल से मिलने वाले वाटर और मिनरल्स का क्या है, सी प्लांट क्या करते हैं, वो वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट देम टू द लीव्स। द रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ मेन और प्राइमरी रूट, rootlets or secondary root and root hair. Root hair increase the surface area of roots and are found in great numbers near the tips of roots. Water and soluble nutrients enter the root hair, pass through the secondary roots and travel through the main roots into the stems and reach the leaves through pipe-like vessels present inside the root, stem, branches and leaf. These vessels are called xylem. तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं सॉइल के अंदर होती है, सॉइल के अंदर वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट होता है जिनको ये रूट्स एब्जॉर्ब करती है और फिर ऊपर की तरफ क्या करती है, ट्रांसपोर्ट कर देती है ना, कहाँ तक, स्टेम, मतलब इन रूट्स और मिनरल्स, सॉरी वाटर एंड मिनरल्स को पहले रूट्स एब्जॉर्ब करके स्टेम में ट्रांसपोर्ट करती है, फिर ये स्टेम इनको कैरी करके लेकर जाता है कहाँ, लीव्स तक। ठीक है, एग्जैक्टली होता क्या है कि रूट सिस्टम में एक मेल या प्राइमरी रूट होती है, रूटलेट्स होते हैं जिनको आप सेकेंडरी रूट कहते हो, और कुछ रूट हेयर होते हैं। रूट हेयर क्या करते हैं, ये रूट्स का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं और ये जो रूट्स का टिप एरिया होता है वहां पे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। जितने भी वाटर और सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रूट हेयर के अंदर एंटर करते हैं, फिर सेकेंडरी रूट्स में पास होते हैं और फिर ट्रैवल करते हैं मेन रूट से स्टेम तक। फिर स्टेम क्या करती है, स्टेम लेकर जाती है इनको क्या, लीव्स तक, किसके थ्रू, एक पाइप लाइक के ट्यूब जैसे वेसल्स होते हैं जो रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स इन सभी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम जाइलम कहते हैं। इनके थ्रू इन सभी को कैरी किया जाता है। जाइलम क्या करता है, एक कॉन्टिन्यूअस पैसेज बनाता है, इसके लिए वाटर, मिनरल्स और बाकी सब न्यूट्रिएंट्स के लिए, सो दैट वो लीव्स तक इजीली पहुंच सके। नेक्स्ट क्या रिक्वायर्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिक्वायर्ड होती है जो कि एयर से मिलती है। लीव्स क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इन करती है, मतलब इनहेल करती हैं, और ऑक्सीजन गैस को क्या करती है, रिलीज करती हैं। किसके थ्रू, उनमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं विच आर नोन एज स्टोमेटा, इनके थ्रू ये गैसेस का एक्सचेंज होता है। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीव्स की अंडर साइड प्रेजेंट होते हैं। हर एक स्टोमेटा के अराउंड क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं, और ये गार्ड सेल्स का काम होता है किस चीज का, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करने का। ठीक है, सी इस तरीके से ये लीव्स है, लीव्स के अंदर छोटे छोटे से क्या है, आपके स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा के अराउंड होता है गार्ड सेल्स। ठीक है, ये आपका स्टोमेटा है और ये आपके गार्ड सेल्स है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू फोटोसिंथेसिस। या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, सी तो फोटोसिंथेसिस में क्या है, ये फूड मेकिंग प्रोसेस होता है जहाँ पे लीव्स जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके क्या बनाएंगे, ग्लूकोज और शुगर बनाएंगे। ठीक है, जिसको आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कहते हो। इस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन गैस भी रिलीज करी जाती है प्लांट्स के थ्रू इन द एटमॉस्फेयर। प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ शुगर का तो यूज यानी कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स का यूज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए या फिर अपने जो वॉर्न आउट सेल्स है उनको रिपेयर करने के लिए। फिर ये जो ग्लूकोज है अल्टीमेटली क्या हो जाता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाके स्टोर हो जाता है जिसको एज अ फूड हम लोग बाद में कंज्यूम करते हैं। तो स्टार्च क्या है, स्टार्च को प्लांट्स के वेरियस पार्ट तक लेकर जाया जाता है कुछ और ट्यूब जैसे वेसल्स के थ्रू जिनको फ्लोएम कहा जाता है। एंड देन द फूड स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज यूज्ड बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ठीक है, नाउ व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के क्या क्या प्रोडक्ट्स है। सो जो लीव्स होती हैं ग्रीन प्लांट्स की उसमें क्लोरोफिल क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं, फिर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कन्वर्ट हो सके ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस क्लोरोफिल प्लस सनलाइट गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या है, ये है प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक, चलो दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब क्या है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है फॉर द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. And the food we eat is actually the solar energy captured by leaves and stored in the form of food. That this is why we say that the sun is the ultimate source of energy for all living things on the earth. Some leaves have large amount of red, brown and other pigments which mask their green color. Photosynthesis also occurs in these leaves because they also have chlorophyll. So जो खाना हम लोग खाते हैं वो एक्चुअली में क्या है, वो सोलर एनर्जी जो ग्रीन प्लांट्स या ग्रीन लीव्स कैप्चर करके स्टोर कर देती है फूड की फॉर्म में। ठीक है,
चलो, इसलिए सन को क्या कहा जाता है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है फॉर ऑल द लिविंग बीइंग्स व्हिच आर सर्वाइविंग ऑन दी अर्थ। कुछ ऐसी रेज होती है जिनमें कुछ लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन या बाकी सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उनका ग्रीन कलर कहीं ना कहीं हाइड हो जाता है, छिप जाता है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उनके अंदर खाना नहीं बनता या उनके अंदर फूड मेकिंग प्रोसेस नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस इन लीव्स के अंदर भी चलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। चलो, नाउ नेक्स्ट इज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ग्रीन लीव्स। ग्रीन लीव्स का प्रेजेंस, सॉरी, ग्रीन लीव्स के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, इसको कैसे टेस्ट किया जा सकता है? तो उसके लिए आपको एक ग्रीन लीफ लेनी है, टेस्ट ट्यूब, बीकर, ड्रॉपर, वाटर, अल्कोहल, बंसन बर्नर और आयोडीन सोल्यूशन। क्या करना है? एक ग्रीन लीफ लेनी है जिसको बॉइलिंग वाटर में रखना है हमको, ठीक है, कितने के लिए? 3 मिनट्स के लिए, सो दैट वो सॉफ्ट हो जाए। फिर आपको उसको लीव्स को उस वाटर से बाहर निकालना है और फिर एक ऐसे टेस्ट ट्यूब में इमर्स करना है जिसके अंदर अल्कोहल प्रेजेंट हो, ठीक। फिर उस टेस्ट ट्यूब को आपको हीट करना है, ठीक है, किसके ऊपर? एक बीकर के ऊपर रखकर जिसमें हॉट वाटर होगा, ठीक। आपको ये चीज का ध्यान रहना है कि आप अल्कोहल को डायरेक्टली हीट ना करो, क्योंकि वो अगर आपको डायरेक्टली हीट करोगे तो इट विल कैच फायर। तो आपको टेस्ट ट्यूब को हीट करना है, उस टेस्ट ट्यूब को जिसके अंदर अल्कोहल रखा है, क्या करके तब तक हीट करना है जब तक जो लीफ है उसके अंदर से अपना ग्रीन कलर वो लूज नहीं कर देती है। फिर लीफ को बाहर निकालना है। फिर बाहर निकालने के बाद ड्रॉपर यूज करके उसके ऊपर हमको 2 ड्रॉप्स क्या डालनी है? आयोडीन सोल्यूशन डालनी है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक, लीफ का कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू ब्लैक हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकाला जाता है? कंक्लूजन ये होता है कि आयोडीन क्या करता है? स्टार्च को ब्लू ब्लैक कन्वर्ट कर देता है। यानी कि अगर उस लीफ के कलर में चेंज आया है तो दैट मीन्स व्हाट, कि उस ग्रीन लीफ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट था। नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग एन एक्टिविटी टू शो दैट द लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है, उसके लिए एक एक्टिविटी गिवन है, ठीक है। क्या करना है? एक पॉटेड ग्रीन प्लांट लेना है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब, बीकर, ड्रॉपर, अल्कोहल, बंसन बर्नर, आयोडीन सोल्यूशन, ऑलमोस्ट ये सेम है। तो उस पॉटेड ग्रीन प्लांट को आपको एक डार्क रूम में रखना है अराउंड 3 डेज के लिए, ठीक है। पानी लेकिन आपको उस प्लांट को रेगुलरली देना है, यानी कि सनलाइट नहीं जानी चाहिए। फिर 3 डेज के बाद आपको एक लीफ लेनी है उस प्लांट से और उसको बॉइलिंग वाटर में रखना है फॉर फ्यू मिनट्स, तो दैट वो सॉफ्ट हो जाए। फिर उस लीफ को बाहर निकालेंगे, फिर उसको एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे जिसके अंदर अल्कोहल है। फिर उस टेस्ट ट्यूब को हमें हीट करना है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं करना है, किसी एक ऐसे बीकर में रखो जिसके अंदर हॉट वाटर है, तब जाके आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे। सो दैट तब तक हीट प्रोवाइड करेंगे जब तक उस कलर, जो ग्रीन कलर है इस लीफ का, वो रिमूव ना हो जाए। फिर लीफ को बाहर निकालना है, 2 ड्रॉप्स डालेंगे आयोडीन सोल्यूशन की, ठीक है। तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा कि उस लीफ का कलर में कोई चेंज नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। स्टार्च का प्रेजेंट होता था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता, स्टार्च प्रेजेंट होता तो कलर ब्लू ब्लैक कन्वर्ट होता आयोडीन सोल्यूशन को ड्रॉप करने पर, बट ऐसा कुछ नहीं होगा बिकॉज द सिंथेसिस प्रोसेस ही उनके अंदर अकर नहीं हुआ, इसकी वजह से स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो आयोडीन सोल्यूशन डालने पे भी कोई कलर चेंज नहीं होगा। दैट मींस स्टार्च टर्न्स ब्लू ब्लैक विद आयोडीन सोल्यूशन. No change in coloration indicates that the leaf did not contain starch. This means that the plant did not photosynthesize inside the dark room, and this shows that light is necessary for photosynthesis. क्यों नहीं हुआ? बिकॉज फिर में स्टार्च प्रेजेंट नहीं था। स्टार्च कब प्रेजेंट होता? जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट इज नेसेसरी, और हमने उस प्लांट को 3 दिन से डार्क रूम में रखा हुआ था, तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं। दैट मीन्स व्हाट, कि लाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. Next we are having the activity which will test for the chlorophyll. कि chlorophyll photosynthesis के लिए necessary है। See, आपको कोई एक ऐसा प्लांट लेना है, potted plant, जिसकी variegated leaves होती हैं, ठीक है, यानी कि different colors की leaves होती हैं, जैसे कि कोलियस का प्लांट है, मनी प्लांट है, क्रोटोन। फिर टेस्ट ट्यूब, बीकर, ड्रॉपर, वाटर, अल्कोहल, बॉइलिंग वाटर, आयोडीन सोल्यूशन, ये सभी चीजें तो मस्ट है। Now what you have to do is pluck a leaf from a potted variegated plant and immerse it in boiling water to soften it. तो variegated plant की एक leaf लेनी है और उसको हमें पानी में immerse करना है boiling water के अंदर to soften it. Then फिर उसके बाद उसको अल्कोहल से ट्रीट करना है, उसके ग्रीन कलर को रिमूव करना पड़ेगा। Then we have to test for presence of starch. कैसे टेस्ट करेंगे? उस लीफ को बाहर निकाल कर उसमें क्या डालेंगे? 2 ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन की डालेंगे by using a dropper. फिर क्या ऑब्जर्व करेंगे कि सिर्फ वो एरिया जो ग्रीन कलर के थे उस लीफ के, वही सिर्फ ब्लू ब्लैक कन्वर्ट हुए, क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट था, ठीक है। और क्लोरोफिल प्रेजेंट था यानी कि वहीं पे फोटोसिंथेसिस अकर हुआ,
वहीं पे स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, और वहीं पे स्टार्च का फॉर्मेशन मतलब वही पार्ट होगा जो ब्लू ब्लैक कन्वर्ट होगा। बाकी सारा पार्ट जो है वो उसमें कोई कलरेशन चेंज नहीं आया। दैट मीन्स क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। उसके लिए क्या चाहिए? एक पॉटेड प्लांट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, आयोडीन सोल्यूशन, कॉनिकल फ्लास्क और एक कॉर्क। तो आपको कॉनिकल फ्लास्क लेना है, उसके अंदर आपको एक छोटी टेस्ट ट्यूब डालनी है, ठीक है, जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन हो। फिर उस सोल्यूशन को क्या करना है, उस फ्लास्क के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सबको एब्जॉर्ब करने देना है। Then we have to insert one of the leaves of this starch plant into the flask and cork tightly. फिर एक लीफ लेनी है आपको एक ऐसे प्लांट की जो डी स्टार्च है, लेकिन इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। उसके एक लीफ लेकर आपको उस फ्लास्क के अंदर डालना है और टाइटली उसके ऊपर एक कॉर्क लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको उसे सनलाइट में रखना है फॉर 7 आवर्स, ठीक है। 7 आवर्स के बाद आप फ्लास्क ओपन करोगे, लीफ को बाहर निकालोगे। फिर क्या करना है, उसकी एक लीफ लेकर आपको उस फ्लास्क के अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है। और अनदर शुड बी आउटसाइड, यानी कि कुछ इस तरीके से एक लीफ फ्लास्क के अंदर और एक आपकी बाहर होनी चाहिए। फिर दोनों ही लीव्स को आपको बीकर के अंदर क्या करना है, इमर्स करना है उस बीकर के अंदर जिसके अंदर बॉइलिंग वाटर है कुछ मिनट्स के लिए, सो दैट वो सॉफ्ट हो जाए। फिर आपको लीव्स को टेस्ट करना है। किसका टेस्ट करेंगे? स्टार्च का टेस्ट। कैसे? बाय यूजिंग आयोडीन सोल्यूशन। सो जो लीफ आपने फ्लास्क के अंदर रखी थी, इट डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक विद आयोडीन, और जो फ्लास्क के बाहर थी वो क्या होगी, ब्लू ब्लैक कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि जो लीफ फ्लास्क के अंदर थी उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंस थी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। दैट मीन्स कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट ना होने की वजह से क्या हो गया, आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट नहीं हो पाया, ठीक है। So now we have to discuss the another topic which is regarding how do plants synthesize other components of food. So अब जो बाकी components होते हैं food के वो कैसे synthesize करे जाते हैं by the plants, that we have to discuss. ठीक है? See, now you understand that the plants synthesize carbohydrates by the process of photosynthesis, but there are other components of food such as fats and proteins which are also synthesized by the plants. So carbohydrates are made from carbon, hydrogen and oxygen element. A plant gets these from carbon dioxide and oxygen, but proteins need nitrogen element also for its formation in addition to carbon, hydrogen and oxygen. So plants carbohydrates का जो synthesization है वो तो photosynthesis process के थ्रू कर लेते हैं, लेकिन बाकी भी ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि प्रोटीन्स, फैट्स, जिन सबकी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को, तो इनका जो सिंथेसाइजेशन है वो कैसे किया जाता है बाय द प्लांट, दैट वी हैव टू डिस्कस। सो कार्बोहाइड्रेट्स तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हेल्प से बन जाते हैं, लेकिन प्लांट को क्या इससे कार्बोहाइड्रेट्स की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिल जाती है, लेकिन प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन एलिमेंट की और रिक्वायरमेंट होती है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के लिए। दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जिन एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी वो मेनली क्या थे, आपके कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, जो कि उनको अपने एनवायरनमेंट में से मिल जाती है। लेकिन प्रोटीन्स की फॉर्मेशन के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन की भी रिक्वायरमेंट होती है, तब जाके प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है बाय दी प्लांट्स। ओके, सो नाइट्रोजन हमारे एयर में प्रेजेंट है एज वी ऑल नो इन अ वेरी अबंडेंट अमाउंट, ठीक है। चलो, लेकिन प्लांट्स कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली इन दिस फॉर्म, ठीक है। Soil contains certain bacteria that convert nitrogen from the air into usable form and release it into the soil. The soluble form of nitrogen is absorbed by the plants along with water through the roots. Farmers also add chemical fertilizers into the soil to increase its nitrogen content. In this way, plants can also synthesize proteins versus are the richest source of प्रोटीन्स। जो हमारे एयर में बहुत सारी अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट्स इसको एज इट इज फॉर्म में, जिस फॉर्म में एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उस फॉर्म में प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो होता क्या है कि सॉइल के अंदर बैक्टीरिया होते हैं कुछ जो इस नाइट्रोजन को, जो कि एयर में प्रेजेंट है, इसको कन्वर्ट करते हैं ऐसी फॉर्म में, ऐसी यूजेबल फॉर्म में, सो दैट उसको प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब कर सके। यानी कि पहले वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन में, एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड देन दे विल रिलीज इट इनटू दी सॉइल, ठीक है। फिर उस सॉइल से क्या, वो जो सॉल्यूबल फॉर्म है नाइट्रोजन की, उस कहाँ गई, सॉइल के अंदर गई। सॉइल में से प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, किसके साथ, वाटर के साथ, थ्रू देयर रूट्स, ठीक। चलो,
फिर उसके बाद कुछ क्या कहते हैं, आजकल फार्मर्स केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह भी ऐड कर रहे हैं जो कि नाइट्रोजन रिच होते हैं, सो दैट सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन का कंटेंट है वो इंक्रीज हो। इस तरीके से प्लांट्स क्या कर पाते हैं, प्रोटीन्स का सिंथेसाइजेशन कर पाते हैं। पल्सेस जो दालें हम लोग खाते हैं, दे आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। नाउ द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स गिव अस फैट इन द फॉर्म ऑफ ऑयल्स। फिर कुछ आपने देखा है सीड्स होती हैं जो हमको फैट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, किस फॉर्म में, ऑयल के फॉर्म में, लाइक मस्टर्ड, पीनट, सनफ्लावर, कोकोनट, ये सब क्या है, ये सब सीड्स है जो आपको क्या, फैट्स प्रोवाइड करेगी, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। सो प्लांट्स सिंथेसाइज ऑलमोस्ट ऑल दी कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की इंपॉर्टेंस क्या है। सो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कौन कैरी करता है, प्लांट्स कैरी करता है, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। क्यों? बिकॉज दिस इज बिकॉज द टू बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर लाइफ ऑन अर्थ, दैट इज फूड एंड ऑक्सीजन, आर बोथ प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। सो लाइफ जो पॉसिबल है, लाइफ का जो एग्जिस्टेंस है ऑन द अर्थ, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही पॉसिबल है, क्योंकि जो दो बहुत ही बड़ी और बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइफ की, दैट इज फूड एंड ऑक्सीजन, वो इसी प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस की जाती हैं बाय दी प्लांट्स। नाउ नेक्स्ट इज फूड। कैसे? सी, फूड फॉर द एंटायर लिविंग वर्ल्ड इज प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस। पूरे लिविंग वर्ल्ड के लिए जो फूड प्रोड्यूस होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ही थ्रू होता है, ठीक है। एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग अ फूड चेन। इसको आप फूड चेन के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि फूड चेन क्या है? फूड चेन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लिंक बिटवीन अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड विच ईच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द नेक्स्ट वन इन द सीरीज ऑफ फूड, ठीक है। तो फूड चेन क्या है? एक सीरीज है ऑर्गेनिजम्स की जहाँ पे हर एक ऑर्गेनिज्म अपने से आगे वाले ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होता है अपनी फूड की रिक्वायरमेंट्स के लिए। इस तरीके की सीरीज को, चेन को फूड चेन कहा जाता है। दे हैव गिवन एन एग्जांपल ऑल्सो, है ना। सी, यहाँ क्या है, ये प्लांट्स है। प्लांट्स को अल्टीमेटली प्लांट्स ने क्या करा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू खाना प्रिपेयर किया, और वो उसके लिए सनलाइट भी इंपॉर्टेंट थी, यानी कि सन के थ्रू क्या मिली, एनर्जी मिली, जिसको किसने, प्लांट्स ने फोटोसिंथेसाइज किया। फिर इन प्लांट्स को कौन खा गया? एक इंसेक्ट खा गया, जिसको यूजुअली आप ग्रास हॉपर कहते हो, ठीक है। सो ये क्या होता है, ये ग्रीन ग्रास वगैरह ही खाता है। तो इस प्रोड्यूसर को कौन खा चुका है? ग्रास हॉपर खा चुका है। फिर ग्रास हॉपर को किसने खा लिया? यहाँ पे रैट ने खा लिया, ठीक है। फिर उसके बाद रैट को कौन खा गया? दिस स्नेक। फिर स्नेक को किसने खा लिया? इस बर्ड ने। सो इस तरीके से क्या हुआ, फिर ये कौन है? ईगल। ईगल ने किससे खा लिया? स्नेक को खा लिया। फिर बाद में जब ईगल डाई होती है, ईगल मरती है, तो क्या होता है, ये जो फंगाई प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, वो इसके डेड और रिमेनिंग बॉडी को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद उसको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करेंगे, और वो न्यूट्रिएंट्स अल्टीमेटली दोबारा से सॉइल के अंदर चले जाएंगे। फिर उस सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? अगेन द प्लांट्स। फिर इस तरीके से ये साइकिल विल कीप ऑन गोइंग कॉन्टिन्यूसली, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज फूड चेन, ठीक है। नाउ सो दे हैव गिवन एग्जांपल ऑल्सो। See what they have given कि plants produce their own food in the form of glucose and use it to obtain energy. Plants अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, उसी से उनको एनर्जी मिलती है। इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं। और फूड चेन में उनको सबसे पहले रखा जाता है। दे आर प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द फूड चेन, ठीक। फिर हर्बीवोर्स कौन होते हैं? जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। तो हर्बीवोर्स क्या करते हैं? प्लांट्स को खा जाते हैं अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। फिर इसीलिए मतलब वो प्लांट्स के बाद फूड चेन में पहले सबसे पहले प्लांट्स, फिर उससे नीचे हर्बीवोर्स आएंगे। फिर कार्निवोर्स क्या होता है? कार्निवोर्स ईट हर्बीवोर्स टू ऑब्टेन एनर्जी। कार्निवोर्स फिर हर्बीवोर्स को खा जाते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो दैट मीन्स वो कहाँ आएंगे? वो हर्बीवोर्स के बाद थर्ड लेवल पे आएंगे इन द food chain. So food produced through photosynthesis is used not only by plants but also herbivores, which in turn are fed upon by carnivores. ठीक? Now next the byproduct of photosynthesis is oxygen. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। कहाँ से? एयर में से, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है। दैट मीन्स ऑक्सीजन मेनली रिलीज होती है हमारे एनवायरनमेंट में, किसके थ्रू? बाय दी प्लांट्स। कौन से प्रोसेस के थ्रू? photosynthesis process के through. In the absence of photosynthesis, the oxygen level in the atmosphere would decrease drastically and life on earth would become impossible. यानी कि अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा अर्थ पर, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में डिक्रीज होने लगेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि इवेंचुअली लाइफ क्या हो जाएगी? ऑन अर्थ वुड बिकम इम्पॉसिबल, ठीक।
नाउ वी कम टू द नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ठीक है, ऑटोट्रॉफिक वी हैव कंप्लीटेड, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट हेटरोट्रॉफिक. सो हेटरोट्रॉफिक क्या है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल. अब क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो दैट मीन्स दे कैन नॉट प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है. तो क्लोरोफिल आपको पता है ज़रूरी होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए. फिर वही सनलाइट की क्या करती है, बाकी सब इंग्रेडिएंट्स के साथ कंबाइन होकर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है. लेकिन अगर क्लोरोफिल ही प्रेजेंट नहीं है कुछ प्लांट्स के अंदर, तो वो कैसे फोटोसिंथेसिस उनके अंदर होगा, कैसे वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे. इसीलिए द प्लांट्स विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल कैन नॉट प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ. ठीक है, इन्हें हम नॉन ग्रीन प्लांट्स कहते हैं, जैसे कि फंगाई, बैक्टीरिया. ठीक, अब ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर, ऑन ग्रीन प्लांट्स. किसके लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए. और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेटरोट्रॉफिक. और जिन ऑर्गेनिजम्स में हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन चलता है, उन प्लांट्स को, उन ऑर्गेनिजम्स को हेटरोट्रॉफ्स कहा जाता है. ठीक है, सो देयर आर ऑल्सो सम प्लांट्स विच कैन प्रिपेयर देयर फूड बट डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर अदर रिक्वायरमेंट्स. वी विल लर्न अबाउट दीज काइंड्स ऑफ प्लांट्स इन दिस चैप्टर. फिर कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि खाना तो अपना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन बाकी सब रिक्वायरमेंट्स के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है. उन सब के बारे में भी आप हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स बहुत सारे टाइप्स के हैं. पैरासिटिक प्लांट्स, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, कार्निवोरस प्लांट्स एंड सिम्बायोटिक प्लांट्स. सबसे पहले पढ़ेंगे पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में. ठीक है, सो पैरासिटिक प्लांट्स कैसी, पैरासाइट या पैरासिटिक प्लांट जो होता है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या बाहर रहता है और उसी से अपने न्यूट्रिएंट्स को डिराइव करता है. ठीक है, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई एक पैरासाइट क्या करेगा, अपने फूड को डिराइव करेगा, जिससे उस ऑर्गेनिज्म को होस्ट कहा जाता है. सो यूजुअली पैरासिटिक प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ स्पेशल रूट्स डेवलप कर लेते हैं जो वो होस्ट प्लांट के टिश्यूज़ के अंदर पेनिट्रेट कर देते हैं, है ना. फिर जो प्रिपेयर्ड फूड है जनरली वो क्या करती है, वही रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, है ना, होस्ट प्लांट की, मतलब होस्ट प्लांट की स्टेम से या रूट से उस प्रिपेयर्ड फूड को जनरली क्या करा जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है. सो पैरासाइट धीरे धीरे उस होस्ट के अंदर जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स थे उनको डिप्राइव कर देते हैं, कम कर देते हैं. एग्जाम्पल दे हैव गिवन कस्क्यूटा, जिसको अमार्बल भी कहा जाता है. नेक्स्ट इज डॉडर. ये सब आपके पैरासिटिक प्लांट है जो कि फोटोसिंथेसाइज नहीं कर सकते बिल्कुल भी, यानी कि अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. इनकी जो लीव्स होती है वो रिड्यूस होकर क्या छोटे छोटे ब्राउन स्केल्स में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, सो सिंस इट हैज नो क्लोरोफिल, इट ऑब्टेन्स ऑल ऑफ इट्स फूड फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स. इट ग्रोज ऑन इट्स स्टेम्स ट्वाइस अराउंड द होस्ट प्रोड्यूसिंग sucker called Hostoria that invade the host and steal its food. Once the parasitic plant gets attached to the host plant, it loses its root system. सो क्योंकि इन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि इनको सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स या फूड किससे ऑब्टेन करना होता है, उस ग्रीन प्लांट से जिसके ऊपर ये ग्रो करना शुरू करते हैं. ठीक है, जैसे ही मतलब ये ग्रो करना शुरू करेंगे, इनकी स्टेम्स क्या करेंगे, उस होस्ट के अराउंड ऐसे ट्विन करने लगेगी और ये अपने बॉडी के अंदर से सकर प्रोड्यूस करने लगेंगे, जिनको हम हॉस्टोरिया बोलते हैं. और ये क्या करते हैं, होस्ट को पूरी तरीके से इन्वेड कर देते हैं और होस्ट का जो खाना होता है उसको स्टील कर लेते हैं. जब एक बार पैरासिटिक प्लांट किसी ग्रीन प्लांट के साथ अटैच हो जाता है, उसके खुद की रूट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं. एक है मिसलेटो. ये क्या है, एक और पैरासाइट है जो कि वाटर एंड मिनरल्स को स्टील करता है फ्रॉम द होस्ट ट्री. ये वाटर और मिनरल्स करेगा. हाउएवर इट आल्सो हैज ग्रीन लीव्स. इट प्रोड्यूसेस ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस यूजिंग वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम द होस्ट फ्रीज, व्हाट इज कॉल्ड पार्शियल पैरासाइट. सो ये एक ऐसा पैरासाइट है जो ग्रीन होता है, यानी कि ये अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकता है, इसमें फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए जो वाटर और मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो किसी होस्ट प्लांट से वो क्या करता है, सील करता है. तो इसलिए इसको हम पार्शियल पैरासाइट कहते हैं. पूरी तरीके से ये डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए ये डिपेंडेंट होता है. Now next we come to next type of heterotrophic nutrition, that is saprophytic plant. Saprophytic plants क्या होते हैं, जो कि dead and rotting materials के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि ये ऐसी जगह ग्रो करते हैं जहाँ पे बहुत सारी rotting leaves होंगी. ठीक है, ऑफन ज़्यादातर कहाँ होंगे, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वहाँ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा पेड़ पत्तियों की जो लीव्स होती है वो फॉल हो जाती हैं, वहीं रॉट होने लगते हैं धीरे धीरे. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के शेड वाला पोर्शन होगा यूजुअली, ये वहाँ आपके ग्रो करते हैं. ठीक है,
सो ये किस कलर के होंगे, वाइटिश कलर के होंगे, सी दे हैव गिवन द पिक्चर ऑल्सो। लेकिन बट कैन हैव ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स, लेकिन इनमें बहुत सुंदर कलर के ब्राइट कलर के फ्लावर्स हो सकते हैं। इन प्लांट्स की कोई ग्रीन लीव्स नहीं हो सकती है ना, या हो सकता है कि इनके पास लीव्स ही ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, चले। नाउ नेक्स्ट इज सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स भी क्या नहीं कर सकते, अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एंड एज स्टेटेड बिफोर डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट और एनिमल मैटर। तो ये अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, यानी कि इनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, उस डेड और डिकेइंग मैटर से जिसके ऊपर ये फीड करते हैं। एग्जाम्पल दे हैव गिवन मशरूम, मोल्ड, ठीक है, कुछ टाइप्स के फंगाई, बैक्टीरिया होता है, ये कुछ कॉमन सेप्रोफाइट्स है। These are non-green plants first release digestive juices which act on the dead and decaying matter, converting it into simple sugar which are absorbed by saprophytes। यानी कि जो non-green plants है पहले क्या करते हैं, उस dead और decaying matter के ऊपर अपने digestive juices को release करते हैं, उसको digest करते हैं और digest करने के बाद उसको simple sugar में convert करते हैं, then they absorb it। ठीक है, चलिए। Now next we come to carnivorous plants। कार्निवोरस प्लांट्स क्या हैं? कार्निवोरस प्लांट्स आर एक्चुअली इंसेक्टिवोरस होते हैं, यानी कि क्या करते हैं, किसी भी एनिमल को पहले ट्रैप करेंगे, फिर उसे किल और फिर डाइजेस्ट कर लेते हैं, स्पेशली इंसेक्ट्स को। ठीक है, ये एक्चुअली ग्रीन प्लांट्स होते हैं, यानी कि ये अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन कुछ बाकी न्यूट्रिशंस जो होते हैं ये क्या करते हैं, इन इंसेक्ट्स से क्या गेन करते हैं, उन इंसेक्ट को जो कि ये अपने अंदर ट्रैप करके उन्हें किल कर देते हैं। सो दीज प्लांट्स मोस्टली ग्रो इन द सॉइल विच इज पुअर इन नाइट्रोजन। ऐसी सॉइल जो इसमें नाइट्रोजन का कंटेंट कम होता है, वहाँ पे ज़्यादातर ऐसे प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो ये क्या करते हैं, पहले इंसेक्ट्स को ट्रैप करेंगे सो दैट उसके अंदर से नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, क्योंकि खुद तो मैन्युफैक्चर ये नहीं कर पाते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स आपको गिवन है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के, जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू, ब्लैडरवॉर्ट एंड पिचर प्लांट। ठीक, सो अब इन्हीं के बारे में वन बाय वन दे हैव गिवन टू अस। नंबर वन इज वीनस फ्लाई ट्रैप। दिस इज द पिक्चर ऑफ द प्लांट विच इज नोन एज वीनस फ्लाई ट्रैप। तो क्या होता है, इंसेक्ट्स आर lured by the nectar into the jaw-like leaf of the trap of the Venus flytrap plant. When the insect sits on the leaves, the jaws clamp shut and the insect is trapped in it. The plant immediately secretes digestive juices that first drown and then resolve the insect. तो आप देख रहे हो कि किस तरीके की इस प्लांट की शेप होती है, कैसा है, एक जॉ है, जॉ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर नेक्टर ये प्रोड्यूस करते हैं और इंसेक्ट्स क्या होता है, इसी नेक्टर के पास क्या अट्रैक्ट होकर इस पे जाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही कोई इंसेक्ट इस जॉ लाइक स्ट्रक्चर पे जाकर बैठता है वीनस फ्लाई ट्रैप के, ये क्या हो जाता है, इसका जो शट है या ये जॉ जैसा स्ट्रक्चर है वो बंद हो जाता है। बंद होते ही क्या होगा, इंसेक्ट जो है अंदर ट्रैप हो चुका है, ये तुरंत अपने डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करते हैं, उस इंसेक्ट को क्या कर देते हैं, धीरे धीरे क्या किल करके उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, उस डाइजेस्टिव जूस के अंदर क्या होता है, वो इंसेक्ट मतलब धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज सनड्यू। सनड्यू इज ऑल्सो अ what insectivorous plant. So this is the picture of sundew plant. So इसकी जो लीव्स होती हैं वो कवर्ड है किससे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिनको आप टेंटिकल्स बोलते हो। ठीक है, ये क्या करती है, इनमें से एक स्टिकी ड्यू लाइक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जो कि सनलाइट में ग्लो करता है। ठीक है, यानी कि जब सनलाइट पड़ेगी तो उनके अंदर से जो स्टिकी ड्यू जैसा सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो ऐसी तरीके से देखो आप यहाँ पे भी क्या हो रहा है, शाइन कर रहा है, ग्लिटर कर रहा है। तो क्या होता है, जब भी कोई इंसेक्ट इस स्टिकी टेंटिकल्स के ऊपर आके लैंड करता है तो ये खुद को फिर वो इंसेक्ट खुद को उस प्लांट के अंदर से क्या नहीं कर सकता, बाहर नहीं निकाल पाता, क्योंकि वो जाके चिपक जाता है, बिकॉज इट्स स्टिकी काइंड ऑफ सब्सटेंस, राइट। चलो, सो इट स्ट्रगल्स टू फ्री इटसेल्फ बट दिस स्ट्रगलिंग स्टिमुलेट्स द टेंटिकल्स टू टाइटन देयर ग्रिप। तो जैसे ही वो इंसेक्ट खुद को वहां से निकालने की कोशिश करेगा, स्ट्रगल करेगा, तो जो वो टेंटिकल्स है उनकी ग्रिप और उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, उस इंसेक्ट को वो और अच्छे से दबोच लेगा, काइंड ऑफ। ठीक, सो द टेंटिकल्स देन प्रोड्यूस अ डाइजेस्टिव जूस दैट इज नॉट द विक्टिम। तो अब इंसेक्ट का वहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, फिर वो डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करते हैं टेंटिकल्स, और इवेंचुअली वो जो इंसेक्ट है उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट इज पिचर प्लांट। पिचर प्लांट क्या है, दिस इज द पिक्चर ऑफ पिचर प्लांट। पिचर प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, डेवलप हो जाती हैं फ्रॉम द टिप्स ऑफ लीव्स। ठीक है, जो नीचे टेंड्रस की फॉर्म में एक्सटेंड होती है और ऐसे बलून जैसी शेप बना लेती हैं इस तरीके की। ठीक है, और इनके ऊपर क्या होता है, एक लिड भी होता है। ये जो शेप बन रही है इसको आप पिक्चर खोलोगे और इस पिक्चर के ऊपर क्या होती है, एक लिड, ढक्कन होता है, जो कि क्या काम करता है, फॉर द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ इंसेक्ट, यानी कि ज़्यादातर जो इंसेक्ट्स हैं वो इसी लिड के ऊपर लैंड करते हैं।
ठीक है। उसके साथ इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंट रेन वाटर फ्रॉम डाइल्यूटिंग द डाइजेस्टिव जूसेस इनसाइड द पिचर। ठीक है, तो पिचर के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो भी डाइल्यूट ना हो। जब बारिश होती है, बारिश का पानी इसके अंदर जाएगा तो जो अंदर डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनमें पानी मिक्स हो जाएगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा। उससे भी प्रिवेंट करता है कौन? ये जो लिड जैसा स्ट्रक्चर होता है इसके ऊपर। सो द इनसाइड ऑफ द पिचर इज लाइंड विद डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर्स विच डू नॉट अलाउ एनी इंसेक्ट टू क्लाइम बैक एंड एस्केप। इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टू द पिचर बाय इट्स सेंटर कलर and slide down to the walls and ground into the digestive juices at the bottom which dissolve the insect। तो पिक्चर के अंदर क्या है, कुछ पॉइंटिंग हेयर्स होते हैं अंदर की तरफ, तो क्या मतलब, और इसकी जो ऊपर की लाइनिंग होती है यहाँ पे भी पॉइंटेड हेयर्स होते हैं। तो जैसे कोई इंसेक्ट इस पर आकर बैठता है तो फिर वो वहाँ से क्या नहीं हो पाता, बाहर नहीं निकल पाता, धीरे धीरे वो अंदर चला जाता है और अंदर जाके ये जिसका लिड है वो शट हो जाता है। फिर अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, वो उस इंसेक्ट को क्या कर देते हैं, आपका डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लैडर वॉट। ब्लैडर वॉट क्या है? सी दिस इज काइंड ऑफ ब्लैडर वॉट। सो जो स्टेम और जो स्लेंटर लीव्स होती हैं ब्लैडर वॉट की, वो क्या करती हैं, द स्टेम इज सेंटर लीव्स ऑफ ब्लैडर वॉट बियर लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल बियर शेप ब्लैडर। ठीक है, इसका नाम ब्लैडर वॉट इसीलिए है क्योंकि जो इसकी स्टेम और जो इसकी लीव्स होती हैं उनमें बहुत सारे छोटे छोटे पियर शेप के ब्लैडर्स होते हैं, है ना। और इन ब्लैडर्स में क्या होती हैं, छोटी छोटी मेम्ब्रेन्स होती हैं जो क्या पूरे के पूरे डोर की तरह काम करती हैं, पूरे के पूरे प्लांट को कवर करके रखती हैं। इनकी ओवल शेप एक वैक्यूम क्रिएट करती है जो कि इजीली छोटे छोटे इंसेक्ट्स को अपने अंदर सक कर लेते हैं। ठीक है, इतनी जल्दी कि 1 सेकेंड का 1000 फ्रैक्शन में इसको क्या कर लिया जाता है, सक कर लिया जाता है। व्हेन दे ट्रिगर द हेयर दैट आर लोकेटेड अराउंड द डोर। ठीक है, कैसे? जैसे कोई इंसेक्ट बैठेगा तो वहाँ पे जो हेयर प्रेजेंट है डोर के पास उसके, है ना, वहाँ से वो खुद को जैसे ही निकालने की कोशिश करेगा, ट्रिगर वो उतना ज़्यादा आपका ये प्लांट ट्रिगर होता है और उसको अंदर ट्रैप कर लेता है। फिर डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करते हैं ब्रीडर्स के अंदर और वो जो इंसेक्ट है वो डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक प्लांट। सो द प्लांट्स विच म्यूचुअली बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट्स। वो प्लांट्स जो एक दूसरे से म्यूचुअली एक दूसरे को फायदा देते हैं उनको सिम्बायोटिक प्लांट्स कहते हैं। और ऐसे रिलेशनशिप को, म्यूचुअल रिलेशनशिप को कहा जाता है सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म। ठीक है, लिचन है, लिचन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। ठीक है, ये एक एल्गी और एक फंगस का कॉम्बिनेशन होता है। फंगस इज अ काइंड ऑफ सेप्रोफाइट। ठीक, सो फंगस क्या करता है, फंगस प्रोवाइड करता है वाटर और मिनरल्स किसको, एल्गी को। जबकि जो एल्गी वाला पार्ट है वो उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, यानी कि वो फूड प्रोड्यूस कर सकता है। फूड प्रोड्यूस करने के बाद वो उस फूड को किसे प्रोवाइड करता है, उस फंगस को। सो इस तरीके से दोनों आपस में एक साथ ही मिलकर म्यूचुअल बेनिफिट एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं और इस टाइप के रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। राइजोबियम है। राइजोबियम क्या है, एक बैक्टीरिया है जो कि कहाँ रहता है, रूट नोड्यूल्स में रहता है कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स की। कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे कि पीस, बीन्स, इनकी रूट नोड्यूल्स के अंदर एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है राइजोबियम। इसका काम क्या होता है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में, जैसे कि अमोनिया, ये आपका क्या है, नाइट्रोजन की ही एक फॉर्म है। और ये फिर अमोनिया कौन यूज़ करता है, प्लांट यूज़ करते हैं अपने लिए। लेकिन प्लांट को रिटर्न में उस बैक्टीरिया को कुछ प्रोवाइड करना पड़ता है, जो कि वो क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं उस बैक्टीरिया को। इस तरीके से क्या एक लेग्यूमिनस प्लांट और राइजोबियम बैक्टीरिया के बीच में भी क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, सो एक तो लिचन एग्जाम्पल हो गया, सेकेंड आपके लेग्यूम प्लांट्स जिनके अंदर रूट नोड्यूल्स होती हैं वो। नाउ न्यूट्रिएंट्स रिप्लेसमेंट इन द सॉइल। न्यूट्रिएंट्स की रिप्लेसमेंट कैसे होती है सॉइल के अंदर। सो अभी हमने पढ़ा कि 2 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं प्लांट्स में। ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। जो रॉ मटेरियल्स उनको सॉइल एयर से मिलते हैं, सन की एनर्जी से मिलते हैं, उसको सिंथेसाइज करके वो अपना खाना खुद बनाते हैं। उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का भी जो बैलेंस है वो भी कौन मेंटेन करता है, प्लांट्स मेंटेन करते हैं और एनिमल्स मेंटेन करते हैं ऑन दी अर्थ। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। ठीक है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन प्रोवाइड करता है, एनिमल्स प्रोवाइड करते हैं। एंड इन रिटर्न जो प्लांट्स ने ऑक्सीजन रिलीज करी है उसको एनिमल्स इनहेल करते हैं। इस तरीके से इसका बैलेंस मेंटेन करता है। देखो गिवन है कि प्लांट्स ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि एनिमल्स रिलीज करते हैं उसको यूज करते हैं। बट डू यू नो दैट प्लांट्स कॉन्टिन्यूसली यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एब्जॉर्ब विद वाटर। कि प्लांट्स कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, जो सॉइल से उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं बाय द रूट्स, ठीक है, उसको वो कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं,
यूज़ करते हैं। सो ये जो कॉन्टिन्यूस यूटिलाइजेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का, इससे सॉइल क्या होने लगती है, उस सॉइल के अंदर उन इम्पॉर्टेंट, उन वाइटल न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है। इसीलिए सॉइल में इन न्यूट्रिएंट्स का टाइम टू टाइम एडिशन होना ज़रूरी होता है, तभी उस सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो अब कैसे कैसे सॉइल की मेंटेन रहती है फर्टिलिटी, दैट वी हैव टू डिस्कस। सबसे पहले एडिशन ऑफ मेन्योर्स। क्या करना पड़ता है, मेन्योर्स को ऐड करना पड़ता है। सबसे पहले मेन्योर्स क्या है, ये एनिमल और प्लांट वेस्ट का डिकम्पोज्ड मैटर होते हैं। जो एनिमल का, प्लांट का वेस्ट होता है, वो जब डिकम्पोज हो जाता है, उस मैटर को मेन्योर कहा जाता है। इनमें क्या होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। मेन्योर में ह्यूमस प्रेजेंट होता है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, राइट। तो मेन्योर्स को ऐड किया जाता है सॉइल के अंदर, सो दैट उसके अंदर वो वाइटल न्यूट्रिएंट्स दोबारा से ऐड हो सके, है ना, जो प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कैटल का डंग होता है, वो भी यूजुअली फार्मर्स यूज करते हैं एज मेन्योर। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर, कि हम क्या सॉइल को रिप्लेनिश करने के लिए क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स भी ऐड कर सकते हैं। सो आपने देखा होगा फार्मर्स को, गार्डनर्स को, वो क्या करते हैं, कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं अपने फील्ड्स में, गार्डन्स में। सो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो क्या बेनिफिट होता है इन केमिकल फर्टिलाइजर्स को ऐड करने का, कि जो सॉइल में अगर किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो चुकी है, तो आप उसी न्यूट्रिएंट का जो रिच केमिकल फर्टिलाइजर है वो सॉइल के अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो दैट वो सॉइल क्या हो जाएगी, उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिप्लेनिश्ड हो जाएगी। कुछ एग्जांपल्स आपको गिवन है, जैसे कि यूरिया, ओके, आपका सुपर फॉस्फेट, पोटेशियम सल्फेट, ये सब क्या है, कुछ कॉमन एग्जांपल्स है केमिकल फर्टिलाइजर्स के। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ कंपोस्ट। कंपोस्ट भी ऐड किया जा सकता है। सो आपने कुछ प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो कंपोस्ट को कैसे बनाया जा सकता है, बाय यूटिलाइजिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेटेड इन आवर होम। हमारे घर में जो हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं, उसको डिकम्पोज करके कंपोस्ट प्रिपेयर किया जा सकता है। काफ़ी चीप, सेफ होता है और सॉइल के अंदर वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को एनरिच करता है। नेक्स्ट इज ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स फॉर सॉइल एनरिचमेंट। ठीक है, सॉइल की एनरिचमेंट के लिए आप लेग्यूमिनस प्लांट्स को भी ग्रो कर सकते हो। हमें पता है प्लांट्स को नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होती है प्रोटीन्स के लिए, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, हार्वेस्टिंग के बाद क्या होता है कि सॉइल में नाइट्रोजन डेफिशिएंसी आ जाती है, यानी नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो वैसे तो हमें पता है कि नाइट्रोजन गैस हमारी एयर में बहुत ही अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट्स उसको एज इट इज फॉर्म में यूटिलाइज नहीं कर सकता, डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो उनको क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन सोल्यूबल फॉर्म में, सो दैट दे कैन इजिली एब्जॉर्ब। सो जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन हमने अभी पढ़ा था राइजोबियम और लेग्यूमिनस प्लांट्स के बीच का, ठीक है, जैसे कि पीस, ग्रेन, बीन्स, ये सब क्या है, ये एक नेचुरल तरीका है जिससे आप सॉइल को रिप्लेनिश कर सकते हो विद नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट। तो इसीलिए ज़्यादातर कभी कभी देखा है कि फार्मर्स क्या करते हैं, जो बाकी क्रॉप्स वो ग्रो कर रहे हैं उसके साथ वो कहीं कहीं बीच बीच में इन लेग्यूमिनस प्लांट्स को भी ग्रो कर देते हैं, सो दैट उसमें जो इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है राइजोबियम बैक्टीरिया का, वो नेचुरली सॉइल को रिप्लेनिश करेगा विद द नाइट्रोजन कंटेंट। ओके, सो समटाइम्स फार्मर ग्रो दीज प्लांट्स ऑल्टरनेटिवली विद अदर क्रॉप्स, दूसरे क्रॉप्स के साथ इन्हें भी ये ग्रो कर देते हैं। सो ये क्या करता है, नाइट्रोजन के कंटेंट को रीस्टोर करता है सॉइल के अंदर। ठीक है, रीस्टोर क्यों करेगा, क्योंकि पहले वाले क्रॉप ने उसको यूज कर लिया है, तो दोबारा से रीस्टोर करना जरूरी होता है। तो एक नेचुरल तरीका है, लेग्यूमिनस प्लांट्स को हम ग्रो कर सकते हैं बाकी क्रॉप्स के साथ, सो दैट नाइट्रोजन की उसमें क्या हो जाए, फुलफिलनेस कंप्लीट हो। सो दिस इज हाउ वी कैन replenish the soil with certain kind of nutrients and enrich their fertility level. So the chapter is completed over here. I hope the chapter was very clear to you. We'll meet you very soon with a new chapter. Till then, take care. Thank you everyone.